नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम क्रॉनिकल मैगजीन पढ़ रहे हैं करंट अफेयर की, जिसके तहत हमने जुलाई और अगस्त महीने की मैगजीन को अच्छे से पूरा कर लिया है। सितंबर महीने की हमारी मैगजीन चल रही है, जिसमें हम इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जो भी साथी पुरानी क्लासेस को नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल पर एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। और जैसे मैराथन वीडियोस भी आप देख सकते हैं। अगस्त के महीने की जो क्रॉनिकल मैगजीन है उसको दो मैराथन वीडियोस में हमने कंपाइल करके डाल दिया है, तो आप उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है। यह जो क्लास चल रही है आपकी आगामी परीक्षा यूपीपीएससी आरओ जो 22 दिसंबर को होने वाली है, और पीसीएस की परीक्षा जो 7-8 दिसंबर को होने के लिए, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ साथ अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे लोअर पीसीएस की हो, चाहे पेट की हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट की हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपी का एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्रॉनिकल मैगजीन पतली वाली को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। क्योंकि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी का भी पैटर्न एक हिसाब से हाई ही लेवल पे जा रहा है। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप जूनियर स्टैंड 1262 का पेपर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। ठीक है। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज आज प्रातःकाल में तो चलिए शुरू शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारी क्लास के अंदर राष्ट्रीय मुद्दों के सारे क्वेश्चन हो चुके थे। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय से हम सांस्कृतिक कुछ जो मुद्दे हैं उनको देखने वाले हैं। उसके बाद हम आर्थिक कला एवं संस्कृति के कुछ करंट अफेयर हैं। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे सीधे आर्थिक मुद्दों पे कि अर्थ में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए आज का पहला है कि कला एवं संस्कृति से संबंधित करंट अफेयर है, सितंबर महीने करंट अफेयर है। आप सभी लोगों के लिए मैं करंट अफेयर का एक नया इनिशिएटिव भी शुरू करने वाला हूं, जिसका आपको मतलब कि आपको जल्द ही उसको अवगत करा दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अगर आप वहां से नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो बाद में मैं दिखा दूंगा कि इंटरफेस दिखा दूंगा कि कौन सा हमारा टेलीग्राम चैनल है, कौन सा व्हाट्सएप चैनल है। तो आप उसको सर्च कर लेंगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर और वहाँ जरूर ज्वाइन होंगे। ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है, चराई देव मैदान विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल। 26 जुलाई 2024 को असम का चराई देव मैदान को सांस्कृतिक संपत्ति श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर दिया गया। यह निर्णय दिल्ली में विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक के दौरान हुआ था। ठीक है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थान था। चराई देव मोईदाम पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक विरासत स्थल है जिसे यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। असम में प्राकृतिक श्रेणी के तहत 2 अन्य ऐसे स्थल हैं जिनमें काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। इन दोनों को ही बाघ अभ्यारण्य में अपग्रेड किया गया है। मोईदाम अहोम राजवंश की टीला दफनाने का प्रणाली है। असम के चराईदेव जिले में अहोम राजवंश के राजघरानों की टीला दफनाने की प्रणाली की तुलना प्राचीन चीन के शाही मकबरों और मिस्र के फराहों के पिरामिडों से भी की जा सकती है। अहोम शासन लगभग 6 वर्षों तक चला तथा जब तक कि 1826 में अंग्रेजों ने असम पर कब्जा नहीं कर लिया। गुवाहाटी से 400 किलोमीटर पूर्व में स्थित चराईदेव 1253 में चाओ लुंग स्यूकाफा द्वारा स्थापित अहोम साम्राज्य की पहली राजधानी थी। ठीक है। तो अहोम साम्राज्य की पहली राजधानी चराईदेव थी। हालांकि 18वीं शताब्दी के बाद अहोम शासकों ने दाह संस्कार की हिंदू पद्धति को अपना लिया तथा दाह संस्कार के बाद बची हुई हड्डियों को राख को चराईदेव स्थित मोईदम में दफना दिया जाता था। ठीक है। तो एक कब्रगाह है, वहां दफनाते थे अहोम वंश के राजा, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदू संस्कृति को अपना लिया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खारची पूजा 26 जून 2024 को 2 जुलाई 2024 के मध्य त्रिपुरा में प्राचीन पारंपरिक हिंदू त्योहार खारची पूजा मनाया गया। 14 देवताओं का त्योहार भी कहा जाता है। अब पूछ सकता है कि 14 देवताओं का त्योहार किसे कहा जाता है? खारची पूजा को कहा जाता है। 14 देवताओं का त्योहार जो त्रिपुरा मनाया जाता है। 14 देवताओं के मंदिर परिसर अगरतला में मनाया जाता है। 14 देवताओं के मंदिर परिसर अगरतला मनाया जाता है। 14 देवताओं का मंदिर महाराजा कृष्ण माणिक्य के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ठीक है। तो महाराजा कृष्ण माणिक्य के शासनकाल में 14 देवताओं का मंदिर बनाया गया था। पूजा के दिन देवताओं को चंतई शाही पुजारी जिसे कहा जाता है, चंतई जिसे शाही पुजारी कहा जाता है, शाही पुजारी के सदस्यों
के सदस्यों द्वारा सैदरा नदी के तक ले जाया जाता है, फिर पवित्र जल के स्नान कराया जाता है और वापस मंदिर में लाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि त्रिपुरा की प्रमुख देवी त्रिपुरा सुंदरी माँ देवी जून में अम्बुबाची महीने के दौरान मासिक धर्म से गुजरती हैं। माना जाता है कि इस घटना से धरती अशुद्ध हो जाती है। खारची शब्द का ख्या शब्द से बना है, ख्या शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है पृथ्वी। खारची शब्द ख्या शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। पशु बलि भी इस त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ठीक है, तो पशु बलि भी इसका त्योहार का प्रमुख हिस्सा है। तो 14 देवताओं का त्योहार किसे कहा जाता है? खारची मेला को कहा जाता है। आगे बढ़ता है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा चर्चा में, क्योंकि राहुल गांधी ने संसद में बोला था अभय मुद्रा अभय मुद्रा। तो अभय मुद्रा क्या है? तो 1 जुलाई 2024 को लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर अपने पहले भाषण में राहुल गांधी ने अभय मुद्रा का जिक्र किया, जिसे आमतौर पर आश्वासन और भय से मुक्ति का संदेश देने वाली मुद्रा के रूप में समझा जाता है। बौद्ध धर्म में मुद्राएं आमतौर पर बुद्ध के दृश्य चेतना से जुड़ी हैं। अभय मुद्रा में दाहिने हथेली कंधे के ऊंचाई पर बाहर की ओर होती है और उंगलियां ऊपर की ओर होती हैं। बौद्ध परंपरा में अभय मुद्रा बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के तुरंत बाद से जुड़ी हुई है। संस्कृत में अभय का अर्थ है निर्भयता। इस प्रकार यह मुद्रा सुरक्षा, शांति और भय से दूर करने की प्रतीक है। समय के साथ अभय मुद्रा हिंदू कला में दिखाई दी। पहले सर्वप्रथम ये अभय मुद्रा बौद्ध के ज्ञान का प्रतीक है, लेकिन ये हिंदू कलाओं में धीरे धीरे दिखाई दी, मतलब हिंदी कलाओं में पहले नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट परी, ये क्या है? प्रोजेक्ट परी क्या है? जुलाई 2024 को संस्कृति मंत्रालय ने विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के लिए प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत की। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय ने विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक के लिए प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत की है। ये क्या है? परियोजना ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी के सहयोग से शुरू की गई है। ठीक है, इस सौंदर्यीकरण परियोजना के तहत पारंपरिक कला रूपों के साथ मूर्तियों, भित्ति चित्र आदि बनाए जा रहे हैं। रचनात्मक कैनवास में फड़ पेंटिंग राजस्थान का, देखिए कहाँ का है? फड़ पेंटिंग राजस्थान का, थंगटा पेंटिंग सिक्किम लद्दाख का, लघु चित्रकला हिमाचल प्रदेश की, गोंड कला मध्य प्रदेश का, तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु का, कलमकारी आंध्र प्रदेश का, अल्पना कला पश्चिम बंगाल का, चेरियल पेंटिंग तेलंगाना का, पिछवाई पेंटिंग राजस्थान का, लजिया सौरा उड़ीसा का, पट्टचित्र पश्चिम बंगाल का, बड़ी धड़ी राजस्थान का, बारली पेंटिंग महाराष्ट्र का, पिथौरा कला गुजरात का, एपड़ उत्तराखंड का, केरल भित्ति चित्र केरल का, अल्पना कला त्रिपुरा का। देखिए अल्पना कला त्रिपुरा में भी, अल्पना कला पश्चिम बंगाल में। अन्य शैलियों से प्रेरित कलाकृतियां शामिल थी। ठीक है, तो इसमें ये कलाकृतियां शामिल की गई हैं। भारत सरकार द्वारा ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1954 में की गई थी। 11 मार्च 1957 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाला नहीं है। प्रोजेक्ट परी किसने पूछेगा कि प्रोजेक्ट परी किसने शुरू की? संस्कृत मंत्रालय ने विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज इसमें शामिल किए गए थे? देख लीजिए यहाँ पे, फड़ पेंटिंग राजस्थान का, थंगटा पेंटिंग सिक्किम, लघु चित्रकला हिमाचल प्रदेश का, गोंड कला मध्य प्रदेश का, तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु का, कलमकारी आंध्र प्रदेश का, अल्पना कला पश्चिम बंगाल का और अल्पना कला त्रिपुरा का भी है, चेरियल पेंटिंग तेलंगाना का, पिछवाई पेंटिंग राजस्थान का, लांजिया सौरा उड़ीसा का, पट्टचित्र पश्चिम बंगाल का, बड़ी धड़ी राजस्थान का, बारली पेंटिंग महाराष्ट्र का, पिथौरा कला गुजरात का, एपड़ उत्तराखंड का, केरल भित्ति चित्र केरल का, अल्पना कला त्रिपुरा का, अन्य शैलियां भी इसमें शामिल की गई हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका संस्कृति से संबंधित जो आपके सितंबर महीने के मैगजीन में जो करंट अफेयर थे। ठीक है, अब हम शुरू कर देते हैं आर्थिक विषयों से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम कंट्रोल सेंटर, ये क्या है? 25 जुलाई 2024 को REC लिमिटेड के 55वें स्थापना दिवस पर गुरुग्राम स्थित REC मुख्यालय में राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो REC ने क्या उद्घाटन किया है? REC ने राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब REC कौन क्या है? इसकी स्थापना 25 जुलाई 1969 में की गई थी। भारत में बिजली क्षेत्र में वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित है REC का। यह बिजली बोर्ड राज्य सरकारों और केंद्रीय और राज्य बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह उत्पादन, प्रेषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं से संलग्न है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा, ये क्या है? जुलाई 2024 को केंद्रीय बंदरगाह
जहाज रानी एवं जलवाग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण की 34 मिलियन अमेरिकी डॉलर 284.19 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। क्या है? इसके तहत पीपीपी मॉडल पर भारत की पहली निर्यात आयात सह घरेलू कृषि वस्तु आधारित प्रसंस्करण और भंडार सुविधा विकसित की जाएगी। इसकी अनुमानित निर्यात क्षमता 1800 मीट्रिक टन का फ्रोजन स्टोर, 5800 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोर और 12000 मीट्रिक टन का अनाज और सूखे माल के लिए ड्राई वेयर हाउस शामिल है। महाराष्ट्र के JNPA देश का पहला प्रमुख बंदरगाह है जिसे पूरी तरह से पीपीपी मॉडल पर काम कर रहा है। ठीक है। एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव है। क्या है? 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद के केंद्रीय बजट 2024-25 में पेश किया। निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया। गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा भारतीय निवेशकों से शेयर जारी करके जुटाई गई पूंजी पर एंजल टैक्स लगाया जाता है। ठीक है। गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा भारतीय निवेशकों से शेयर जारी कर पूंजी जुटाई जाती है, उस पर एंजल टैक्स लगाया जाता है यदि जारी किए गए शेयरों की कीमत कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक होती है। ठीक है। यह कर आयकर अधिनियम के 1961 के धारा 56(2) में है से उत्पन्न हुआ है। पहली बार 2012 में शेयर बिक्री के माध्यम से काले धन की लूट का रोकने के लिए पेश किया गया था। 2012 में इसको लगाया गया था एंजल टैक्स को। जैसे देखिए कोई कुछ सूचीबद्ध कंपनियां होती हैं निफ्टी, चाहे उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में चाहे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, उसके अलावा जो कंपनियां शेयर जारी करती हैं और पूंजी का संग्रहण करती हैं तो उसके ऊपर एंजल टैक्स लगाया जाता था। ठीक है। तो एंजल टैक्स 2012 में लगाया गया। यह उचित बाजार मूल्य से अधिक शुद्ध निवेश पर 30.9% की दर से लगाया जाता था। 30.9% की दर से एंजल टैक्स को लगाया जाता था। ठीक है। खनिज अन्वेषण हैकाथॉन का शुभारंभ 20 जुलाई 2024 को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में खनिज खोज की नवोन्मेषी तकनीकों पर केंद्रित खनिज अन्वेषण हैकाथॉन शुरू किया है। तो खनिज अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ शुरू हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। खनिज अन्वेषण हैकाथॉन हैदराबाद में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यही है कि खनिज अन्वेषण हैकाथॉन हैदराबाद में हुआ, किसके द्वारा? केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा। ठीक है। जी किशन रेड्डी इस दौरान राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन पोर्टल को भी लॉन्च किया। ठीक है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में भू विज्ञान और खनिज संसाधनों की झलक और तेलंगाना में खनिज स्पॉटलाइट्स पर पुस्तक का भी विमोचन किया है। ठीक है। बिझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, ये क्या है? 12 जुलाई 2024 को भारत ने केरल के बिझिंजाम में अडानी समूह के नवनिर्मित अर्ध स्वचालित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पर अपने पहले मालवाहक जहाज का औपचारिक रूप से स्वागत किया, जिससे देश के समुद्री रसद उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। तो बिझिंजाम बंदरगाह जो ये अडानी समूह द्वारा संचालित है, उसमें पहले पोत का मालवाहक जहाज का औपचारिक रूप से स्वागत किया गया है। ठीक है। बिझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के तटीय शहर बिझिंजाम में स्थित है। ठीक है। भारत का लगभग 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होता है, जो मूल के लिहाज से व्यापार में का 70% है। लगभग 30% माल ढुलाई भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग से होती है, जो बिझिंजाम से केवल 10 नॉटिकल मील के दूर पे है। ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अडानी समूह द्वारा इसको अर्ध संचालित है और इसमें मालवाहक जहाज को रिसीव किया गया है बिझिंजाम बंदरगाह, जो कि तिरुवनंतपुरम जिले के तटीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। बिझिंजाम बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। भारत के खुदरा डिजिटल भुगतान में व्यापक वृद्धि की संभावना है। क्या है? हाल ही में केरनी और अमेजन पे द्वारा हाउ अर्बन इंडिया पेज शीर्षक के तहत किए गए एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार भारत का खुदरा डिजिटल भुगतान 2023 तक दोगुना होकर $7 ट्रिलियन हो जाएगा। तो 2030 तक $7 ट्रिलियन हो जाएगा। भारत में यूपीआई लेन देन की शुरुआत 11, बस आपको इतना याद रखना है कितना डॉलर हो जाएगा 2030 तक। खुदरा इस समय कितना है? 3.6 ट्रिलियन इस समय। ठीक है। 3.6 ट्रिलियन है, जो कि $7 ट्रिलियन हो जाएगा 2030 तक खुदरा भुगतान। ठीक है। भारत में यूपीआई लेन देन की शुरुआत 11 अप्रैल 2016 से शुरू हुई है। 2017-18 से 2023-24 के तक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आधारित लेन देन में 138% की वृद्धि हुई है। ठीक है। तो 2017-18 से 2023-24 में यूपीआई से लेन देन में 138% की वृद्धि हुई है। 138% की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत का ई कॉमर्स बाजार 2022 में 70 से 80 बिलियन डॉलर का था, जिसमें 2023 तक 30 तक 21% बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, तो भारत का ई कॉमर्स बाजार 2030 तक 21% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडीबी द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान 7%। क्या है ये? 17 जुलाई 2024 को एशियाई विकास बैंक ने अपनी नवीनतम एशियाई विकास परिदृश्य रिपोर्ट वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी दर 7% रहने का अनुमान लगाया। तो भारत की जीडीपी 7% रहने का अनुमान एडीबी ने लगाया है। ठीक है, आईएमएफ ने 7% का अनुमान लगाया है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने कितना लगाया है? आरबीआई ने 7.2%। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडीबी ने, देखिए एडीबी ने 7%। ठीक है, आईएमएफ ने भी 7%। आरबीआई ने क्या लगाया है? आरबीआई ने भारत का ग्रोथ का अनुमान 7.2% लगाया है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, भारत के औद्योगिक क्षेत्र में विनिर्माण और निर्माण में मजबूत मांग के कारण मजबूती से वृद्धि होने का अनुमान है। ठीक है, सामान्य से बेहतर मानसून से पूर्वानुमान के बीच कृषि के सुधार की उम्मीद है, जबकि सार्वजनिक निवेश के नेतृत्व में निवेश की मांग मजबूती बनी हुई है। ठीक है, ड्रेन्ड सेडिमेंट्स के मूल्यवर्धन पर शोध प्रस्ताव मंजूरी। पत्तन, पोत एवं परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने ड्रेन्ड सेडिमेंट्स मूल्यवर्धन पर एक शोध का प्रस्ताव मंजूरी दिया है। ड्रेन्ड सेडिमेंट झीलों, नदियां, बंदरगाह और अन्य जल निकायों से तलछट से जमा गाद अपशिष्ट आदि के मूल्यवर्धन से आशय सिविल इंजीनियरिंग व अन्य प्रयोजन के लिए कच्चे माल के रूप में तलछट के पुनः उपयोग करने का। जैसे जो तलछट में गाद जो इकट्ठा हो जाती है उसको आप सिविल इंजीनियरिंग में कहीं पे उपयोग कर लेंगे, कहीं सड़क वड़क बनाने के लिए। इस शोध परियोजना को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। उद्देश्य ड्रेन्ड सेडिमेंट को विभिन्न निर्माण क्षेत्रों में इस्तेमाल के योग्य बनाकर इसका मूल्यवर्धन करना है। जो नीचे गाद बची हुई है, गाद को किसी निर्माण कार्य के लगाकर इसके मूल्यवर्धन करना है। इससे सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिल सकेगा। ठीक है, यह प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव को कम करने और अपशिष्ट को खत्म करने के लिए एक स्थायी समाधान होगा। ठीक है, तो ड्रेन सेडिमेंट पर एक प्रस्ताव पास किया है पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने। इस परियोजना पर शोध कौन करेगा? आईआईटी बॉम्बे करेगा। ड्रेन सेडिमेंट क्या होता है? जो नदियों, झीलों, बंदरगाहों के नीचे तलछट में लगी हुई गाद होती है, उससे कहीं पर उपयोग कर लेना किसी के निर्माण कार्य में। ठीक है, भारत सरकार और एडीबी के मध्य ऋण पर समझौता। 2 जुलाई 2024 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने $170 मिलियन के नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किया। $170 मिलियन का। एडीबी ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को उन्नत करने के लिए भविष्य की महामारी से निपटने की क्षमता में सुधार के लिए नीति आधारित ऋण की मंजूरी दी है। इस राशि से सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का उद्देश्य सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। ठीक है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में $170 मिलियन का समझौता हुआ एडीबी और भारत सरकार के बीच में। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। इसके वर्तमान सदस्य 68 हैं। 49 एशियाई क्षेत्र इसमें शामिल हैं। इसके अध्यक्ष मत्सुगु असाकावा है। मुख्यालय फिलीपींस के मनीला के मंडलायुंग इसमें है। ठीक है, तो ये रहा आपका आज की क्लास। ठीक है, तो सभी मित्रों को आज क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज्यादा कमेंट करके बताएंगे। और आपने कुछ अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। मैं उसका रिप्लाई स्वयं खुद करता हूँ। ठीक है, स्वयं करता हूँ उसको। ठीक है, तो उसको देख के मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा लाइक करें। आप पुराने वीडियोस को नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। क्रॉनिकल मैगजीन के नाम से हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप मैराथन वीडियोस को भी देख सकते हैं। करंट अफेयर के लिए कुछ और इनिशिएटिव आपकी जल्द से जल्द आने वाले हैं। यह क्लास आपके यूपीपीएससी, यूपीएससी चाहे कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही लाभप्रद है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।